अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमारी सेकंड क्लास है एसईओ की। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप मुझे ये कंफर्म करेंगे आपकी जो फर्स्ट क्लास थी ऑन पेज एसईओ, उसके बारे में मैंने आपको जो भी बताया था, फिर अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे पूछे, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो आज वो सारे दोबारा रिपीट कर दें। ठीक है। SEO search engine optimization is the process of optimizing your website to rank higher in search engines like Google, Bing and Yahoo for targeted keywords. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर रैंक करते हैं मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट करके। ठीक है, अपनी निश के लिहाज से। उसके बाद टाइप्स ऑफ एसईओ: ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। लोकल एसईओ एसईओ की टाइप नहीं है, लेकिन इसको अब थोड़ा सा कंसीडर करते हैं लोग का ये टाइप है, बट टाइप नहीं है ये। ऑन पेज एसईओ के अंदर होता है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, इंटरनल लिंकिंग, हेडिंग टैग्स, कंटेंट स्ट्रक्चर एंड रीडेबिलिटी। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन में हम कीवर्ड की रिसर्च करते हैं, उनको कंटेंट के अंदर ऑप्टिमाइज तरीके से, अच्छे तरीके से उनको कंटेंट के अंदर डालते हैं। उनको कितनी दफ़ा यूज़ करना है, कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज़ करना है, कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज़ नहीं करना है अपनी निश के हिसाब से, ये सारी होती है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन वो जो गूगल के रिजल्ट्स या सर्च रिजल्ट्स पेजेस के अंदर शो होती है। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, SERP। ठीक है सर, इसको आप याद कर सकते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। मतलब कि जो भी चीज़ आप गूगल के अंदर या कहीं पर भी सर्च करते हैं किसी भी सर्च इंजन के अंदर, तो वहाँ पे जो रिजल्ट शो हो रहे होते हैं वो बेसिकली सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस होते हैं। ठीक है, ये वो मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन वो होती है जो कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के अंदर शो होती है। इंटरनल लिंकिंग वेबसाइट के अंदर पेजेस को, एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करना, एक पेज के ऊपर पोस्टों का लिंक करना, कैटेगरीज को लिंक करना। ठीक है, मतलब कि CTA कॉल टू एक्शन डालना कि यूज़र जो है वो हमारी वेबसाइट के अंदर एक लूप होल के अंदर फंसा रहे हैं कि एक से आर्टिकल से दूसरे पे जाए, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे। ठीक है, इसको इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। हेडिंग टैग्स, प्रॉपर हमारी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए हेडिंग टैग्स का, तभी हमारी वेबसाइट को गूगल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेगा कि इसका मेन टॉपिक ये है, उसके नीचे ये इसका सब टॉपिक है, और फिर ये उस सब टॉपिक के नीचे सब टॉपिक है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये है हेडिंग का स्ट्रक्चर। ये मेन टॉपिक है, ये आगे उसकी H2 है, ये आगे फिर उसकी H3 आ रही है, फिर ये H2 है, ये भी H2 है, फिर ये आगे उसकी H3 आ रही है, फिर ये H2 है, ये आगे उसकी H3, ये H2 है, फिर आगे उसकी H3 आ रही है, ये H2, ये भी H2 और ये भी H2। तो ये इस तरह से पूरे कंटेंट का, किसी भी पेज का कंटेंट हो, कैटेगरी पेजेस का, आर्टिकल पेजेस का कंटेंट हो, ब्लॉग का कंटेंट हो, तो इसका इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। हेडिंग टैग उसको देने पड़ते हैं। तो इट डजंट मैटर, ऐसा नहीं होता कि आपकी हेडिंग का साइज बड़ा है तो मतलब ये H1 होगी, ये हेडिंग का साइज छोटा है तो मतलब ये H2 होगी। ठीक है, ये हेडिंग का साइज उससे छोटा है तो ये H3 होगी, ऐसा नहीं होता। बेसिकली साइज जो भी हो टेक्स्ट का वो मैटर नहीं करता होता, मैटर करता होता उसके अंदर जो टैग होता है, उसको एक टैग देना पड़ता है। हेडिंग टैग जरा इस तरह से थोड़ा सा शो होता है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। H1 ये होता है हेडिंग टैग। ठीक है, इस तरह से शो हो रहा होता है H1 H2 H3 वट एवर जो भी। तो ये HTML के अंदर कुछ शो होते हैं हेडिंग टैग्स, सही से प्रॉपर पता लगता है। ठीक है, कंटेंट स्ट्रक्चर रीडेबिलिटी, कंटेंट का स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको भी यहाँ पे दिखाया है कि ये कंटेंट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहले उसने ये डिस्कस किए, 3 स्टेप्स डिस्कस किए हैं। उसके बाद उसने ग्रो योर प्रेजेंस अक्रॉस के लिए ये चीज़ डिस्कस की है। फिर उसने ये बताया कि हमारी वेबसाइट के ऊपर लोग क्यों ट्रस्ट करते हैं। तो उसने ये बताया कि सोशल प्रूफ चेंजेस एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम। फिर उसने आगे उसके 8 बेनिफिट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद FAQ, देन इस तरह से फिर उसने मतलब पूरे कंटेंट की ना एक स्ट्रक्चर को देखा है कि कौन सी चीज़ के बाद कौन सी चीज़ आनी ज़रूरी है, कौन सी चीज़ टॉप पे रहेगी, कौन सी बॉटम पे रहेगी। ये होता है कंटेंट स्ट्रक्चर रीडेबिलिटी। बेनिफिट्स इसके हैं कि आपने रेलिवेंसी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, अपनी यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना है, और गूगल को ये हेल्प करना है ये समझने के अंदर कि आप किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आगे आ जाती है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ के अंदर होती है लिंक बिल्डिंग, सोशल सिग्नल्स, ब्रांड मेंशंस, गेस्ट पोस्टिंग और इन्फ्लुएंसर आउटरीच। ठीक है, सो लिंक बिल्डिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट की जो
क्या उसे कहते हैं, ऑफ पेज के अंदर हमारी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मल्टीपल ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जो कि गूगल में ऑलरेडी टॉप है किसी भी कीवर्ड के ऊपर, या जो निश है जिस निश के ऊपर कोई एक स्पेसिफिक वेबसाइट काम कर रही है, उस निश के रिलेटेड जब कोई क्यूरी सर्च होगी तो वो वेबसाइट टॉप पे आएगी। जो वेबसाइट्स पहले ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनके ऊपर अपनी वेबसाइट का लिंक लेना, अपनी वेबसाइट के लिए एक आर्टिकल लिखना, उसमें अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना और उस आर्टिकल को उसमें पब्लिश करवा देना, और अच्छे से लिंकिंग करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी वेबसाइट का अगर एंकर टेक्स्ट है कि बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर, तो आप बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर के ऊपर ही लिंक लगाई जा रहे हो, बार बार उसी को पब्लिश करवाई जा रहे हो, तो ये चीज़ स्पैम में डिटेक्ट होती है। आप ऐसा कर सकते हो, बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर सिडनी, बाय टिकटॉक फॉलोअर्स, बाय फेसबुक फॉलोअर्स, बाय फेसबुक पेज लाइक्स, बाय फेसबुक पोस्ट लाइक्स, मल्टीपल पेजेस के लिए आप बैकलिंक्स ले सकते हैं। बेसिकली मेन बैकलिंक जो जाएंगे वो आपके डोमेन को ही जाएंगे। ये होता है डोमेन नेम, ठीक है, इसको डोमेन कहते हैं। इस इसी डोमेन को मेन चीज, सारे बैकलिंक्स जो फायदा देते हैं वो इसी डोमेन को देते हैं। भले वो आपने बैकलिंक इस पेज पे लगवाया, भले आपने इस पेज पे लगवाया, भले आपने इस पेज पे लगवाया, किसी भी पेज का आपने बैकलिंक लिया है तो वो लगेगा आपका, आपकी मेन डोमेन तो जाहिर बात है उसके अंदर ही आ रही होगी ना। यहाँ पे नीचे आप देखें बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, यहाँ पे इधर, तो मेन डोमेन तो आपकी आ रही ना, आगे स्लैश लग के उसका पेज बन रहा है, सही। तो मेन जो फायदा होता है वो आपकी मेन डोमेन को ही होता है। तो जो लिंक लगता है, आपने किसी एक पेज को नहीं पकड़ना कि सिर्फ इसी का लिंक हमने बनाई जाना है, इसी के लिए गेस्ट पोस्ट ली जानी है। मल्टीपल जो आपकी वेबसाइट के अंदर पेजेस हैं, मल्टीपल ब्लॉग्स पब्लिश हैं, आप उनको आर्टिकल्स के अंदर लिंक करें, ठीक है, और उन्हीं की गेस्ट पोस्ट आप लेते रहें बार बार जैसे मर्जी लें, लेकिन एक ही यूआरएल को नहीं पकड़ना, ठीक है, इसी को लिंक बिल्डिंग कहते हैं। और अगर और ऐसा भी नहीं करना कि इररेलेवेंट लिंक लगाना है कि आपने कंटेंट लिखा है बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के ऊपर, और उसके अंदर आप बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर के ऊपर आपने लिंक लगाया हुआ है बाय फेसबुक फॉलोअर का, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये भी एक स्पैम डिटेक्ट होती है कि एंकर टेक्स्ट कोई और है जिसके ऊपर आप लिंक लगा रहे हैं, और लिंक के अंदर आपने पेज दिया हुआ है फेसबुक फॉलोअर, ठीक है। अब यूजर तो ये समझ के आपके लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो मुझे यहाँ से इंस्टाग्राम फॉलोअर मिलेंगे क्योंकि ऊपर टैक्स में वो लिखा है। अब जब आगे उसको फेसबुक के पेज पे भेज दिया जाएगा तो वो गूगल पे उसको स्पैम डिटेक्ट करेगा, और जो यूजर है वो भी उसको जो है वो अच्छा कंसिडर नहीं करेगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लिंक बिल्डिंग के अंदर आपको जो लिंक है वो मल्टीपल पेजेस का बनाना है, और जिस पेज का लिंक बना रहे हैं वो पेज जिस चीज़ के बारे में है, जिस सर्विस के बारे में है, या जिस इंफॉर्मेशन के बारे में है, उस इंफॉर्मेशन की रिलेटेड एंकर टेक्स्ट के ऊपर आपने वो लिंक लगाना है। मतलब जो एक कीवर्ड उस इंफॉर्मेशन को शो कर रहा है उसके ऊपर लिंक लगाना है, अदरवाइज और किसी रैंडम किसी भी वर्ड के ऊपर लिंक नहीं लगाना। इसको लिंक बिल्डिंग कहते हैं। सोशल सिग्नल होते हैं कि आपने जब कोई कंटेंट वगैरह या आर्टिकल पब्लिश किए हैं वेबसाइट के अंदर, तो आप उन आर्टिकल्स की, उन कंटेंट की या अपने सर्विस पेजेस की सोशल शेयरिंग करें। आप एक पोस्ट बनाएं कि हम, जैसे आप यहाँ पे मेलबर्न के अंदर इंस्टाग्राम फॉलोअर सेल कर रहे हैं, तो आप इस पेज का लिंक लें, क्लोड से, चैट जीपीटी से, किसी भी एआई बोट के पास आप जाएं, उसको कहें कि मैंने इसकी सोशल सिग्नल्स बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया शेयरिंग करनी, ठीक है, तो मुझे आप फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिए पोस्ट बना के दो। वो क्या करेगा, और पिंटरेस्ट के लिए वो एक पोस्ट आपको बना के दे देगा, साथ में आपको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दे देगा इमेज बनाने के लिए, या आप उसी पेज के अंदर कोई भी इमेज आप यहाँ से उठा सकते हो, ये उठा सकते हो, ये उठा सकते हो, उस पेज के अंदर जो आपने कोई इमेज लगाई हुई है, आप सिंपल उस इमेज को उठाओ। इमेज को उठाने के बाद आप क्या उसे कहते हैं, उसका टाइटल, उसकी जो डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत ही दी है उसने एआई बोर्ड ने, मतलब आपने उसमें ये बताना है कि हम बेसिकली ये चीज़ सेल कर रहे हैं या इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वो छोटी सी डिस्क्रिप्शन और इमेज और अपना साथ में उस पेज का लिंक देंगे, ताकि अगर सर्विस वेबसाइट है तो आपको उससे ट्रैफिक मिल सके, यूज़र आके वो चीज़ बाय कर सके। और अगर ब्लॉगिंग की वेबसाइट है तो अगर किसी को फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आके इन्फॉर्मेशन को अटेन करेगा, इन्फॉर्मेशन को हासिल करेगा, ठीक है। तो ये होते हैं सोशल सिग्नल्स, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी वेबसाइट के रिलेटेड पोस्ट करना। ये नहीं कि सिर्फ इस डोमेन के लिए पोस्ट करना, मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल ब्लॉग, मल्टीपल मल्टीपल चीज़ों के रिलेटेड सोशल शेयरिंग होती है, एक ही चीज़ को नहीं पकड़ते।
ब्रांड मेंशन, अपने ब्रांड को मेंशन करना, बार बार ट्वाइस ही लिखना। अगर ट्वाइस ही वेबसाइट का जो भी आपका ब्रांड नेम है उसको बार बार मेंशन करना है कि हमारा ये ब्रांड नेम है। एडवर्टाइजमेंट करना, इससे ये होगा कि लोगों के माइंड में एक चीज़ ट्वाइस ही एक नाम बैठ जाएगा, उनकी जुबान पे एक नाम चढ़ जाएगा ट्वाइस ही। ठीक है, कोई भी उनसे पूछेगा कि आपने हमने फॉलोअर्स बाय करने हैं, तो वो झट से उसको कहेगा कि ट्वाइस ही वेबसाइट, उसके बारे में बड़ा सुना है मैंने, उसके बारे में बड़ा देखा है मैंने, बड़ी पोस्टें देखी हैं, तो शायद वो ट्रस्टेड हो उससे ले लें। तो ये होती है ब्रांड मेंशन। ब्रांड अवेयरनेस का ये फायदा होता है मार्केटिंग का। कैश पोस्ट के अंदर पहले क्लियर कर दिया मैंने आपको कि आर्टिकल के अंदर लिंक लगाते हैं आप और किसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर जाके आर्टिकल पब्लिश करते हैं जिस वेबसाइट की अथॉरिटी गूगल की नज़र में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऑलरेडी वो वेबसाइट गूगल की नज़र में, मतलब वो 10 साल 15 साल 2 साल 3 साल जितनी भी पुरानी डोमेन है, पुरानी वेबसाइट है, और उसने बड़ी बड़ी वेबसाइट से बैकलिंक्स लिए हुए हैं, मतलब उसकी जो डोमेन रेटिंग है, डोमेन अथॉरिटी है, वो गूगल की नज़र में 50 to 80, मतलब उसकी वर्थ है। उसको गूगल जानता है कि ये बंदा जो है यहाँ पे यूज़र को ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो वो वेबसाइट के ऊपर आप अपनी वेबसाइट का लिंक लगवाएं। वो वेबसाइट जब आपको रेफर करेगी तो डेफिनेटली गूगल ये देखेगा कि भाई अगर ये वेबसाइट इस बंदे को रेफर कर रही है तो इसका मतलब ये बंदा भी ट्रस्टेड है, क्योंकि उसकी हाइप, उसकी जो अवेयरनेस है वो पहले ही गूगल को है, आपकी कोई अवेयरनेस नहीं है बिकॉज आप नहीं हो। इन्फ्लुएंसर आउटरीच के अंदर आप बेसिकली आउटरीचिंग करते हो इस तरह से कि आप लिंक एक्सचेंज करते हो। आप जिसकी वेबसाइट होती है थोड़ी सी ट्रैफिक आ रही होती है और आपकी वेबसाइट के ऊपर भी थोड़ी सी ट्रैफिक आ रही है, तो आप उससे कॉन्टैक्ट करते हो तो कि हम आपकी वेबसाइट का जो लिंक है वो अपनी वेबसाइट में लगाएंगे और अपनी वेबसाइट का लिंक आपको अपनी वेबसाइट में लगाना पड़ेगा। मतलब हम लिंक एक्सचेंज करते हैं, उसमें कोई पेमेंट का सीन नहीं होता। ठीक है, आउटरीचिंग करते हैं आप बेसिकली उन लोगों को जो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं, आप उनसे लिंक एक्सचेंज भी कर सकते हो, उनको पैसे दे के भी अपना लिंक लगवा सकते हो। ठीक है, बिल्ड अथॉरिटी एंड ट्रस्ट, गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट इंक्रीज होता है। जाहिर बात है, जब ट्रस्टवर्दी वेबसाइट जिनके ऊपर पहले ही गूगल को ट्रस्ट है वो किसी वेबसाइट को सजेस्ट कर रही है, तो गूगल यही डिटेक्ट करेगा कि ये वेबसाइट जो इन्फॉर्मेशन है ये ट्रस्टेड देती है, तो अगर इन्होंने इस वेबसाइट को सजेस्ट किया तो इसका मतलब यह है कि ये बंदा भी ट्रस्टेड है। ठीक है, तो ये सोशल सिग्नल्स, ये सिग्नल्स होते हैं गूगल को देने के लिए कि भाई हमारी वेबसाइट जो है वो ट्रस्टवर्दी है। क्योंकि गूगल की एक टर्म है अर्न अर्न लिंक डोंट बाय, मतलब कि लिंक को आपने खरीदना नहीं है, लिंक को आपने हासिल करना है। कोई बंदा खुद आपको सजेस्ट करे, ऐसा ना हो कि आप उस बंदे को पैसे दे के उससे करवा रहे हैं। लेकिन हम तो पैसे दे के करवाएंगे, जाहिर सी बात है, गूगल को इस चीज़ का क्या पता कि हमने पैसे दिए या नहीं दिए, बट गूगल कहता ये है कि लिंक अर्न करो। तो ये बेसिकली एक लिंक अर्न की कैटेगरी में चली जाती है। जब एक वेबसाइट के अंदर आपकी एक आर्टिकल पब्लिश है और उस आर्टिकल के अंदर आपकी वेबसाइट का लिंक है, तो गूगल इसको लिंक अर्न ही डिटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आती है टेक्निकल एसईओ। ये भी आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि ये करना कैसे है। टेक्निकल एसईओ के अंदर कुछ टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करना। अब वेबसाइट्स तीन तरह की होती हैं, 33% या 30% वेबसाइट्स बनी होती है वर्डप्रेस के ऊपर, 30% वेबसाइट्स बनी होती हैं शॉपिफाई के ऊपर, 30% वेबसाइट्स बनी होती हैं कोडिंग के ऊपर या दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे मैजेंटो हो गया, क्लैवियो हो गया और विक्स हो गया। जैसे वर्डप्रेस है इसी तरह ये विक्स और मैजेंटो की इनके ऊपर वेबसाइट बनती है। और कुछ वेबसाइट मोस्टली जो बड़ी वेबसाइट्स हैं वो कोडिंग के ऊपर बनती हैं, कस्टम, उनके लिए डेवलपर हायर करते हैं लोग। तो जो सी भी वेबसाइट हो उसकी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन को टेक्निकल एसईओ कहते हैं। जो टेक्निकल एसईओ के अंदर उसकी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करनी होती है। दूसरा उसका मोबाइल रिस्पॉन्सिव करना होता है, मतलब ये वेबसाइट अब मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप पे तो ऐसे नजर आ रही है, बड़ी प्यारी प्यारी नजर आ रही है, लेकिन मोबाइल पे ये ऑप्टिमाइज ही नहीं है, तो ये एक बहुत बैड प्रैक्टिस होगी। एक वेबसाइट को अगर डेस्कटॉप पे बनाया है तो उसको मोबाइल पे भी बनाना पड़ता है। मैं आपको मोबाइल पे इसको दिखाता हूँ, तो मोबाइल पे ये कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, किसी भी वेबसाइट को मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव करना। सही, इसको आप देख सकते हैं, कोई भी वेबसाइट है उसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी करना होता है डेस्कटॉप के साथ साथ। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक के कस्टमर्स आएंगे वो मोबाइल से आएंगे, और मोबाइल के ऊपर ही अगर आपकी वेबसाइट मतलब
कोई चीज़ उसकी अलाइन ही नहीं है सही तरह से, तो ट्रस्ट लूज हो जाता है। साइट मैप और रोबोट डॉट टी साइट मैप होता है आपकी वेबसाइट का पूरा मैप, कि आपकी वेबसाइट के अंदर कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन से पेजेस हैं, कौन सी पोस्टें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। मैं इस वेबसाइट का, अब यहाँ से आप किसी वेबसाइट के एक पेज को देख के आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस वेबसाइट का साइट मैप क्या है, इसके अंदर कौन कौन से यूआरएल्स पड़े हैं, कौन कौन से पेजेस पड़े हैं, कौन कौन सी पोस्टें पड़ी हैं। उसके लिए साइट मैप होता है, और वो टूल खुद ही बना देता है, बस उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ती है कि कौन सी चीज़ें हमने साइट मैप में शो करवानी है, कौन सी चीज़ें हमने साइट मैप में नहीं रखनी। तो जब आप किसी भी डोमेन के आगे साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिखेंगे तो वो साइट मैप आपको शो हो जाएगा। इसमें योस्ट प्लगइन है, तो ये योस्ट ने खुद इसका साइट मैप बनाया है। इसकी सेटिंग थोड़ी सी की थी इस सेंस के अंदर के, इसके अंदर से कैटेगरीज जो फजूल की कैटेगरीज प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी, या पोर्टफोलियो होते हैं, या टीम मेंबर्स होते हैं, उनकी कैटेगरीज को एक्सक्लूड किया हुआ है, इसमें से निकाला हुआ है। ये पोस्ट का साइट मैप पड़ा है, ये पेजेस का, ये प्रोडक्ट्स है, ठीक है। पोस्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 50 यूआरएल्स, मतलब कि 50 ब्लॉग पोस्ट इसके ऊपर पब्लिश्ड है, और ये वाले पब्लिश्ड है, इन इन्फॉर्मेशन के ऊपर ये पब्लिश है, ये सारे लिंक्स उन पोस्टों के आ रहे हैं। इसी तरह से ये पेजेस का साइट मैप है। टोटल हमारी वेबसाइट के अंदर 40 पेजेस हैं, ठीक है, ये वाले, सही। उसके बाद आता है प्रोडक्ट का साइट मैप। टोटल हमारी वेबसाइट के अंदर 10 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये होता है साइट मैप। बेसिकली गूगल को लिंक्स को एक जगह पे रख के उसको, ये गूगल को बताना कि ये हमारी वेबसाइट का साइट मैप है। बेसिकली हमारी वेबसाइट के अंदर ये डाटा पड़ा है और इसको तुमने अपने सेल्फ डेवलप्ड पेजेस के अंदर शो करवाना है, ठीक है। तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन भी हम करते हैं, और ये इसको साइट मैप कहते हैं। और रोबोट डॉट टीएक्सटी के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। गूगल को ये बताना होता है कि तुमने इस तरह के पेजेस को इंडेक्स करना है, इस तरह के पेजेस को इंडेक्स नहीं करना। मतलब कि अगर हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर सारी प्रोडक्ट्स को पेजेस के ऊपर इस तरह से अच्छा सा यूआई दे के लगा दिया, इजीली बना दिया है कि बस यूजर इसके ऊपर सेलेक्ट करके ऐड टू कार्ट कर ले, ठीक है, और उसको जाके बाय कर ले। अगर हमने ये चीज कर ली है अपनी वेबसाइट के लिए, तो अब हमें जरूरत नहीं है यूजर को किसी भी, अब ये इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है, अब हमें जरूरत नहीं है यूजर को एक प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर लेके जाने की, कि वो एक प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाए जहाँ पे ये एक प्रोडक्ट पड़ी हो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की। बेसिकली ये प्रोडक्ट पब्लिश हुई है ना, बाकी ये यूआई तो हमने उसको दिया है। तो हमें अब इसमें इस तरह की कोई जरूरत नहीं है कि हम प्रोडक्ट्स को इंडेक्स करवाएं, हमें जरूरत ही नहीं है प्रोडक्ट्स को शो करने की। तो हम क्यों प्रोडक्ट्स को शो करवाएंगे जबकि वो सारी प्रोडक्ट्स पेजेस के ऊपर लगी हुई हैं ऑलरेडी। यूजर सिंपल पेजेस पे जाए, वहीं पे क्लिक करके बाय कर ले, उसको क्या जरूरत है एक तो प्रोडक्ट पेज पे जाए, वहां पे जाके उसको बाय करे। तो फिर रिपोर्ट और टीएक्सटी के अंदर हम इस चीज को ब्लॉक कर देंगे कि गूगल को ये बताने के लिए कि हमारी ये वाले यूआरएल, स्पेसिफिक यूआरएल, ये वाले पेजेस, जैसे अब अबाउट अस या कॉन्टैक्ट अस का पेज है, या माय अकाउंट का, या ऐड टू कार्ट का पेज होता है, या चेकआउट का पेज होता है। तो चेकआउट के पेज के ऊपर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हमने क्लाइंट को देनी है। सिर्फ उसके ऊपर जो यूजर ने अपने कार्ट में ऐड करना है, जो प्रोडक्ट लेनी है, उसके उसके बारे में उसकी प्रोडक्ट शो हो रही होगी कि ये तुम्हारी प्रोडक्ट तुमने कार्ट में ऐड की हुई है, इतनी पेमेंट करो और ये प्रोडक्ट तुम्हें पहुंच जाएगी। तो उन पेजेस को इंडेक्स करने का तो कोई मकसद ही नहीं है। तो उन पेजेस को हमने एक्सक्लूड करना है कि गूगल उनको क्रॉल करके इंडेक्स ना करे। तो रोबोट टीएक्सटी के अंदर, ये टीएक्सटी की फाइल होती है, टेक्स्ट की फाइल होती है, उसके अंदर हम वो लिंक रख देंगे कोड के साथ कि इस लिंक को तुमने जो है वो गूगल को बताने के लिए कि इस लिंक को तुमने इंडेक्स नहीं करना, तो वो नहीं करेगा। इंस्ट्रक्शंस होती हैं। HTTPS सिक्योरिटी, क्योंकि इस तरह के जो पेजेस होते हैं ना फजूल फजूल, वो क्रॉल बजट को खा जाते हैं। जैसे अब हम क्लाउड से चैट करते हैं, 3-4 मैसेज करते हैं तो वो चैट बंद कर लेता है, मतलब हमारा जो है वो कोटा जो है वो खत्म हो जाता है उसका। तो इसी तरह से क्रॉल बजट भी होता है। जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं 1000 पेजेस की, गूगल हर वेबसाइट को उसने क्रॉल बजट दिया होता है। तो जो डिफॉल्ट क्रॉल बजट होगा, अब 1000 वेबसाइट की 1000 पेजेस की वेबसाइट है, तो गूगल ने उसको क्रॉल बजट दिया हुआ है 900 पेजेस का। तो वो 900 पेजेस को क्रॉल करेगा, उसके बाद जो बाकी जितने भी पेजेस है उनको क्रॉल ही नहीं करेगा, ना उनको इंडेक्स करेगा, जिससे उनको जो फायदा आना है वो नहीं आएगा। तो इस वजह से हम फिर वो बंदे क्या करेंगे कि उन पेजेस को रोबोट और टीएक्सटी की फाइल में से निकाल देंगे जिन पेजेस का उनको फायदा नहीं है।
या नहीं हो रहा, तो फिर उसका क्रॉल बजट क्या होगा कि जहाँ 900 पेज इंडेक्स है वो 800 होंगे, और उसके लिए एक लिमिट बढ़ जाएगी 100 पेजेस की और, कि गूगल उसको क्रॉल करे या इंडेक्स करे। तो इसमें इस तरह के हम इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, हमारा क्रॉल बजट ज़ाया ना हो, वो पेजेस वो लिंक्स डाल देते हैं कि इसको तुमने इंडेक्स नहीं करना। HTTPS सिक्योरिटी, ये एक होता है SSL, ठीक है। ये पॉजिटिव SSL गूगल की तरफ से मिलता है, जिसके पीछे HTTPS लगा होता है ना, वो चीज़ गूगल की नज़र में एक मतलब कि ट्रस्टेड होती है, वो स्पैमी 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 नहीं होती, ठीक है। अब ये HTTPS गूगल डॉक्स है, तो कोई भी वेबसाइट है उसको गूगल HTTPS देता ही देता है, इसको भी इसने दिया हुआ है, ठीक है। ये जब हम डोमेन बाय करते हैं ना, या डोमेन को किसी भी होस्टिंग के ऊपर होस्ट करते हैं, तो ये उसको गूगल दे देता है कि इसने ट्रस्टेड सोर्सेज डोमेन बाय की है और ट्रस्टेड सोर्स से इसने होस्टिंग बाय की है, यानी इसको जो होस्ट कर रहा है या इसको जिसने डोमेन दिया वो एक ट्रस्टेड सोर्स है। और साथ में ये भी कि ये वेबसाइट ट्रस्टेड है, ये कोई लोकल नहीं है। कुछ लोकल वेबसाइट होती हैं जो सिर्फ ये डोमेन होती है, अपने कंप्यूटर पे कुछ वेबसाइट्स लोग चला रहे होते हैं, होस्ट उन्होंने अपने कंप्यूटर पे किया होता है, कोई होस्टिंग बाय नहीं की होती, लोकल होस्ट होती है। तो उसके ऊपर फिर ये HTTPS लिख के ऊपर से वो लाइन लगा देता है, इसको रेड कर देता है कि ये जो वेबसाइट है ना ये ट्रस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, मेरी नज़र में ट्रस्टेड नहीं है, क्योंकि इसका मैंने सोशल SSL दिया ही नहीं है, तो ये ट्रस्टेड नहीं है, तो हम यही प्रेफर करेंगे कि वो ब्लॉक कर देता है उसकी IP को, उस वेबसाइट को ओपन ही नहीं होने देता कि आप इस वेबसाइट के ऊपर ना जाइए, ट्रस्टेड नहीं है, यहाँ पे आपका डाटा लीक हो सकता है, हैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये HTTPS को हमने इम्प्रूव करना होता है। बाद में बात ये HTTPS की जगह HTTP लग जाता है, तो HTTP जो है ये भी गूगल की तरफ से अनट्रस्टेड होता है, ये रेड तो नहीं होता, लेकिन ब्लॉक नहीं करता बस, लेकिन बता देता है, वार्निंग दे देता है कि ये साइट मेरी नज़र में अनट्रस्टेड है। तो आपको सारे यूआरएल्स के जो HTTP है उसको HTTPS के अंदर कन्वर्ट करना होता है, वो प्लगइन भी है, और वो वैसे भी आप उसको सेटिंग के अंदर भी जाके वर्डप्रेस की सेटिंग के अंदर जाके कर सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन होता है इसका। क्रैलेबिलिटी और इंडेक्सेशन, मतलब कि आपको अपनी वेबसाइट किस तरह से इम्प्रूव करना पड़ता है, या आपकी वेबसाइट के अंदर कोई किसी किस्म का इंडेक्स का इशू आ गया कि आपकी वेबसाइट गूगल क्रॉल ही नहीं कर रहा, और आपने सब कुछ सही किया है, उसकी ऑन पेज भी सही कर दी, ऑफ पेज भी सही कर दी, लेकिन फिर भी उस पेज को गूगल इंडेक्स नहीं कर रहा, तो उस इशू को देखना है हमने कि गूगल इस पेज को क्रॉल और इंडेक्स को नहीं कर रहा। तो वो फिर सर्च कंसोल के अंदर हमें उस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि ये यूआरएल किस वजह से इंडेक्स नहीं हो रहा। robot.txt में वो यूआरएल तो नहीं कहीं चला गया कि जहाँ पे गूगल ब्लॉक हो रहा है क्रॉल करने में, या उस पेज की सेटिंग के अंदर किसी भी जो हम एसईओ का प्लगइन यूज कर रहे हैं उसके अंदर हमने उस पेज को नॉन इंडेक्स पे तो नहीं रखा हुआ। तो ये चीज़ें होती हैं, फिर ये देखनी पड़ती हैं, या फिर इस पेज का कोई यूआरएल इस तरह का तो नहीं है कि जिस यूआरएल की वजह से गूगल इसको समझ रहा है कि ये इसका फायदा ही नहीं है इंडेक्स करने को, गूगल उसको इंडेक्स नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद सर्च कंसोल में सारी चीज़ों का पता चलता है, इशू इशू होते हैं 5-7, ठीक है, यहाँ पे लिखे भी होंगे। ये सारी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है इंडेक्सिंग की, ठीक है। और इधर कुछ शायद लिखा हो, हाँ, ये इशू होते हैं इंडेक्सिंग, ठीक है। कॉमन इशू यही होते हैं, इसके अलावा कोई इशू नहीं होते। अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग, मीनिंग इसका है कि पेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ डुप्लीकेट बट द कैनोनिकल टैग करेक्टली पॉइंट टू द प्रेफर्ड वर्जन। मतलब कि शायद ये तुम्हारा लिंक इसलिए इंडेक्स नहीं हो रहा कि तुमने इसी लिंक के 2 पेज बनाए हों, आगे बस 1 लगाया हुआ है या 2 लगाया हुआ है, डुप्लीकेट पेज तुमने बनाए हुए हैं जिनमें कंटेंट भी डुप्लीकेट है, यूआरएल भी डुप्लीकेट है, बस यूआरएल के अंदर एक हिस्से का फर्क है। तो लेकिन और कैनोनिकल भी तुम्हारा एक पेज का कैनोनिकल उसी का लगा हुआ है, और दूसरे दूसरे पेज के अंदर भी कैनोनिकल उस पहले पेज का लगा हुआ है। मतलब वो एक पेज अपने आप को प्रेफर कर रहा है और दूसरा पेज भी उसी को प्रेफर कर रहा है, मतलब एक पेज को दोनों पेज प्रेफर कर रहे हैं, अपने आप को एक वो जो दूसरा पेज है वो अपने आप को प्रेफर नहीं कर रहा। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि ये पेज डुप्लीकेट है, इस वजह से गूगल कुछ स्किप कर देता है, उस पेज को इंडेक्स ही नहीं करता। डुप्लीकेट विदाउट यूजर सिलेक्टेड कैनोनिकल, मतलब पेज डुप्लीकेट है, कैनोनिकल भी नहीं लगा हुआ,
कि दोनों पेज अपने आप को रेफर ही नहीं कर रहे कि हमें ही इंडेक्स करो। एक्सक्लूड बाय नॉन इंडेक्स टैग, वही रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी के अंदर आपने नॉन इंडेक्स टैग तो नहीं लगाया हुआ कहीं उस पेज के ऊपर। सर्वर एरर मतलब कि उस वो पेज, जब गूगल उस पेज को लोड करने की कोशिश करता है, ओपन करने की कोशिश करता है, तो जिस जहां से आप होस्टिंग ले रहे हैं वेबसाइट की, ठीक है, वहां से कोई ऐसा एरर आ रहा है कि वो गूगल उस वेबसाइट को लोड ही नहीं कर पा रहा, होस्टिंग के अंदर एरर है, होस्टिंग के अंदर इशू है। ठीक है, तो इस एरर को फिर आप होस्टिंग वालों से बात करके सॉल्व करते हैं। सॉफ्ट 404 मतलब आपका पेज जो है वो 404 का पेज है। 404 का पेज है आपका, मतलब कि कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो कि रिमूव हो जाते हैं, उनको कहते हैं 404 पेजेस, मतलब कि वो लिंक एग्जिस्ट ही नहीं करता, डिलीट हो गया। कुछ पेजेस होते हैं जो 404 के एरर को शो करने के लिए होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ इसी के आगे। अब यहाँ पे एक पेज है ये वाला, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, रिमूव हो गया, यहाँ पे 404 आ गया, पेज नॉट फाउंड। ठीक है, और एक पेज होता है 404 का, जो ये चीज है ये भी तो कहीं पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ना। अब जो एग्जैक्ट 404 का पेज है वो ये वाला पेज है 404, ठीक है, लेकिन वो वाला पेज जो है, जब किसी ऐसे पेज के ऊपर ये लिख गया कि वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उसने 404 के पेज की तरफ उसको रीडायरेक्ट कर दिया, यूजर को ये शो करवाने के लिए कि ये वाला पेज एग्जिस्ट नहीं करता। तो जिस पेज की तरफ उसने रीडायरेक्ट करवाया वो एक 404 का पेज था, जो एक प्रॉपर बना हुआ था कि जब यूजर कोई ऐसा यूआरएल सर्च करे जो कि एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको ये वाला पेज शो हो। तो वो जो 404 का खुद पेज होगा, खुद जो 404 का पेज होगा वो होता है सॉफ्ट 404। कि गूगल जब उस पेज को डाउनलोड करता है तो उसके अंदर लिखा होता है कि 404, मतलब कि ये जो पेज है ये सिर्फ यूजर को शो करवाने के लिए इंटरफेस है। तो नॉट फाउंड 404 के कोई लिंक एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसको जब कोई लिंक एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये डिलीट हो चुका है, आपने पेज बनाया था और डिलीट हो गया है, लेकिन लिंक आ रहा है अभी भी, तो आप उसको क्यों उसको इंडेक्स करना चाहेंगे? जब कोई लिंक एग्जिस्ट ही नहीं करता तो गूगल उसको इंडेक्स क्यों करेगा? ब्लॉक्ड बाय report.txt, crawl currently not index, मतलब गूगल ने इस पेज को क्रॉल तो कर लिया लेकिन इंडेक्स नहीं किया, मतलब आपके कंटेंट के अंदर कुछ ना कुछ खराबी है। डिस्कवर्ड करंटली मतलब डिस्कवर कर लिया, अभी क्रॉल भी नहीं किया, मतलब सिर्फ उसको पता चल गया कि ये यूआरएल नया आया है, लेकिन उसने उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ा नहीं है उस पेज को गूगल ने, और नहीं किया टैक्स। तो ये दो इश्यूज हैं। डुप्लीकेट गूगल चूज डिफरेंट क्रॉनिकल दैन यूजर, मतलब कि पेज आपने दो बनाए थे, लेकिन गूगल ने अपनी मिस्टेक में दोनों पेजेस के जो है ना वो क्रोनिकल को चेंज कर दिए अपने किसी ग्लिच की वजह से। तो फिर इस एरर को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो दोनों पेजेस को डिलीट करेंगे और उसी का एक न्यू पेज बनाएंगे, उसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। जब पेजेस को डिलीट नहीं करेंगे तो उसका यूआरएल चेंज कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली जो पिछला यूआरएल होगा वो 404 पे चला जाएगा। तो ये कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं टेक्निकल एसईओ के अंदर, ठीक है, इंडेक्सिंग इश्यूज होते हैं, प्रोबेबिलिटी इंडेक्सेशन। अब ये कितना लंबा लेक्चर चला गया इसका, सिर्फ 1 मिनट का। तो ये मल्टीपल चीजें हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता सीखनी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो होगी लोकल एसईओ और ई कॉमर्स एसईओ, ठीक है, तो वो मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।